वसुंधरा जी के जाने से आज उनका लक्ष्मी निवास उदास दिखाई पड़ रहा था। प्रसाद ग्रुप की 75 वर्षीय चेयरपर्सन वसुंधरा जी आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। इसीलिए उनका विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वो रात भर आंसू बहाती रही हैं। परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उनके बड़े पुत्र वरुण और छोटे पुत्र आलोक की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े पुत्र वरुण ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। वरुण ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वो स्वयं हरिद्वार गए थे। वरुण के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ अच्छे से और शांति से संपन्न हो गया। परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था। सब घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी, आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा जी की बेटी रिया का वसुंधरा जी के पास आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रणा करती रहती थी। ये स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा है। बड़ी बहू नायरा शांत और संतोषी थी। उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसीलिए उनको दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची छोटी बहू अर्पिता उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास वसुंधरा से मीठी मीठी बातें करती रहती। शायद माँ जी के मुंह से किसी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वो कुछ भी जानने में विफल रही थी। वो मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन श्याम प्रसाद जी का हृदयघात से स्वर्गवास हो गया था। वसुंधरा कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देख उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गईं और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगीं। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। प्रसाद ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे वरुण और आलोक माँ के अधीन पहले की तरह ही काम करते रहे। वसुंधरा जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा था, इसीलिए माँ जी ने किसी को कोई शिकायत नहीं थी। नायरा, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट, डिजाइन पसंद ना हो तो रमेश जी को फ़ोन कर देना। माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है। नायरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अर्पिता, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी, तो ये आप दोनों के लिए यूरोप ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने आलोक को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। अर्पिता खुश होकर बोली। माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती है? उन दोनों ने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। वरुण का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा है, तो बेटी यूएस में एमबीए कर रही है। आलोक के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रसाद ग्रुप की वार्षिकोत्सव की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था। वरुण तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु आलोक और अर्पिता दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। आलोक को रेसिंग का चस्का था, तो अर्पिता को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। वरुण ने जब भी आलोक से होने वाले खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा,
तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल के गुबार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि आलोक के अंदर बचपना है, जरूरत पड़ने पर वो समझ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि वो स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वो उनकी भी नहीं सुनता था। रिया वसुंधरा जी की बड़ी पुत्री थी। श्याम प्रसाद जी ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर दीनदयाल के बेटे रंजीत से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वो लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वो उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहे थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती। परंतु वसुंधरा जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटे को हवा भी नहीं लगने दी, और यही वजह थी कि वरुण बहन के लालची स्वभाव से बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों रिया दीदी यहीं पर रह रही थी और नायरा ने गौर किया था कि अर्पिता के साथ घुट घुट कर बातें किया करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं अर्पिता कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो मेहमानों की व्यवस्था में लगातार व्यस्त रह रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा नायरा भाभी? नायरा क्षण भर को अचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ ने कहा भी था कि तुमको बहुत पसंद है तो तुम ही ले लेना। मैं तिजोरी खोलूंगी तो मैं आपको दे दूंगी दीदी। नायरा समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही तय हुआ होगा। वो अर्पिता की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वो बोली, दीदी माँ जी के जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी, तब देखा था। वो तो माँ ने सतलड़ा हार आलोक की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। नायरा चुपचाप दीदी की ओर देखने लगी थी। तभी अर्पिता बोली कि माँ जी ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। ये सुनते ही दीदी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ ने कहा था कि तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती कहकर रिया सुबक सुबक कर रोने लगी। नायरा उन्हें चुप कराने में लग गई थी। तभी रंजीत कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए। क्या बात हो गई? जब वरुण को सब बात मालूम हुई तो वो बोले, चाबी किसके पास है? नायरा और अर्पिता दोनों ही उस जगह पर बार बार जाकर चाबी खोजती रहीं, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी थी कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी रिया तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वो स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उनको चाबी मिल गई थी। वो नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? रिया ने चाबी वरुण की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वो कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। दीदी की इस तरह की बातों और हरकतों को देख दोनों भाई सन्नाटे में आ गए थे और उनको खुश करने के लिए वरुण आगे बढ़कर उनसे बोले, आप ही खोलिए। माँ के बाद आप ही घर की बड़ी हो। वरुण, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उनमें से महारानी हार, सतलड़ा और चंपाकली जैसे एंटिक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही नायरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो धम्म से वहां पड़े सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलड़ा, चंपाकली नगीने जड़ी कर धनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर वसुंधरा जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था।
अब तो प्रश्न ये था कि जेवर गायब कैसे हुए। नायरा बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु अर्पिता भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने रिया दीदी पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वो जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं नंद की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी थी। रिया तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिल बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ कैसे रहती थी यहाँ पर, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। रिया के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सबकी सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। अर्पिता कभी नंद तो कभी जेठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। वरुण ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना। अब बात को खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे माँ का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। आलोक का कहना था कि बंटवारे की क्या ज़रूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वो कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे उसने 10 करोड़ इधर से निकालकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वो उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताकर अपनी बताता है, जिस वजह से माँ के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार सिंह आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसीलिए ये सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियाँ, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शेयर वसुंधरा जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे। इसीलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। रिया के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। ये एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वो कम ही प्रतीत होती है। वकील साहब चले गए थे, परंतु दीदी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुखर दीदी मौन थी, मानो मन ही मन कोई योजना बना रही हैं। वो और रंजीत जीजाजी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु ये तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी आलोक नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी रिया। एक दिन रिया नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। वरुण ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वो भी तैस में बोले, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे, कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि रिया दीदी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि माँ वसुंधरा जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को रिया और कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक रिया का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि दीदी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया। उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। आलोक का कहना था कि ये कुंवर रंजीत के खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सबके खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीज प्रस्फुटित होकर पूर्ण वृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत वरुण भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे थे, परंतु शांत स्वभाव के कारण वरुण ने रिया दीदी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था।
तभी आलोक नाराजगी भरे स्वर में बोले, दीदी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसीलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। वरुण ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि आलोक, मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकीलों के दांव पेच में फंसकर उलझ कर रह जाएगा। इसीलिए दीदी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज़्यादा अधिक उचित होगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रणा करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में ये तय किया कि हम लोगों के आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस सा पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि दीदी ऐसा भी कर सकती हैं। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण ये फर्जी जाल फैलाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध किया है। वरुण मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने दीदी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी बनाकर रखी थी। पसोपेश और आपसी बातचीत में 1 महीना बीत चला था। दीदी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ सारी संपत्ति उनके नाम करके गई हैं, इसीलिए दोनों भाइयों को उनके मातहत मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन वरुण को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वो आलोक को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुँचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी के अचानक विछोह को सह नहीं पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। दीदी का कहना है कि वो दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वो माँ जी की जगह मालकिन बनकर सिंहासन रूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाएं, परंतु सातिर दीदी संभवतः महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर रिया को प्रतिष्ठित कर गई हैं, तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। वरुण ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और अपनी जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों में रख दी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। वरुण और आलोक, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसीलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसी विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं रिया जी को समझाने की कोशिश करूँगा, आगे प्रभु इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से अस्वस्थ नहीं हुए थे। उनकी बातों ने मानसिक यंत्रणा ही दी थी। आलोक को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वो भी टूट रही थी। जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद दीदी गुरुजी की बात मान जाएं। वरुण आपसी विवाद की बात जितना छिपाने की कोशिश करते, दीदी उतना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लव लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। दीदी से बोले, बेटी, आपस में वाद विवाद से क्या लाभ, परंतु वसीयत की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी रिया को हस्तांतरित की है तो फिर विवाद का क्या प्रश्न। और वो अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की सह पाकर रिया ने वसीयतनामा के अनुसार माँ के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर कामकाज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालकिन रिया जी हैं। वरुण और आलोक ने मामले के परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया।
लेकिन वहाँ पर रिया सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माँ की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरा बेटा आंसू वैसे ही वरुण और आलोक हैं। फिर झट वो सौदेबाजी पर उतर आईं, कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहाँ पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। आलोक इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, वो क्रोधित होकर आपे से बाहर हो उठे थे। दीदी, 30% तो आपको वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नीयत ही खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाक की तरह बैठना चाहती हैं। रिया भला कब चुप रहने वाली थी, क्रोधित स्वर में बोली। आलोक, मैं जानती हूँ तेरे मुंह में ये शब्द किसने डाले हैं। मैं अर्पिता को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितनी लालची और चालाक परिवार की है। वरुण और नायरा ने आलोक और अर्पिता को वहां से हटाकर अंदर कर दिया था। रिया बोली, वरुण, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। रिया और रंजीत कुंवर ने माँ के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। वरुण और आलोक को दीदी की हरकतें असहनीय लगीं। उन्होंने एक बार फिर से दीदी के साथ समझौते की पहल की, परंतु दीदी भी कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। वरुण को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या तो जोर जबरदस्ती लिखवाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर ये अपनी इच्छा अनुसार लिखवाया गया है। आलोक का साला बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वो 1-2 पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलाया गया। उसने आलोक को भी बहला रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। रिया के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी, परंतु वरुण को मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौना बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब ना ही रिया के हाथ में कुछ रह गया था और ना ही वरुण और आलोक के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता चला गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। रिया ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनकी दलीलें, गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। वरुण डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर बाट में बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। रिया और रंजीत तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो वरुण और आलोक जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों के बाद वरुण सबको बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और आलोक आज भी आशा भरी नज़रों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।